नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। देखिए, आज हम बात करेंगे इंदौर में जिस तरह से एक फौजी की वर्दी में एक योग केंद्र में मां तुझे सलाम पर प्रस्तुति देते हुए बलविंदर सिंह छावड़ा का निधन हो गया। वे जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वहां मौजूद लोग एक्टिंग समझकर जो है वहां पर तालियां बजाते रहे। जब ये घटना सामने आई तो दर्शकों को लगा कि उनके परफॉर्मेंस का भी ये हिस्सा है। वे जब नीचे गिरे तब उनके हाथ में तिरंगा था। जब फौजी को अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले मृतक फौजी की आंखें, त्वचा और अन्य अंगदान किए हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है इस तरह से कार्डियक अरेस्ट का ये पहला मामला हो। इससे पहले भी कई लोगों को खेलते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, जिम या फिर सड़क पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत उनकी हो चुकी है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? गौर करने वाली बात तो ये भी है कि इन सब में ये भी है कि इसमें युवा भी शामिल है। यानी कि ये बहुत ही मुश्किल भरा दौर है। और देखिए, हम आपको स्क्रीन में समझा रहे हैं कि कैसी ये घटना घटित हुई और कैसे कुछ दिनों में तेजी से कार्डियक अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, क्यों ये बढ़ रहा है। और अब तो युवा भी इसकी चपेट में है। और हम हमारे साथ एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे हार्ट अटैक से और कार्डियक अरेस्ट में क्या कुछ अंतर होते हैं। क्योंकि हमने पहले हार्ट अटैक के बारे में तो काफ़ी सुना, और एकाएक अचानक जब कार्डियक अरेस्ट के मामले जब सामने आ रहे हैं तो कई सवाल भी लोगों के जहन में हैं और लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। और क्या समय रहते इनका इलाज मुमकिन है? कैसे पहचाने कार्डियक अरेस्ट को? क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं? और यदि हम सीपीआर देने की बात करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण है? इंदौर में जिस तरह का ये मामला सामने आया है तो एक बार फिर जो है ये मामला सुर्खियों में है और ये चर्चा का विषय बन गया है। तो कार्डियक अरेस्ट के लगातार बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं और एक्सपर्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं। फिजिशियन जेपी पालीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। अब लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि हंसता, गाता, खेलता, कूदता, मुस्कुराता हुआ व्यक्ति अचानक इसकी चपेट में आ जाता है और अपनी जान दे देता है, उसकी जान चली जाती है। तो समझ भी नहीं सकते कि आखिर क्या होने वाला है। अगले ही पल अचानक से ये सब हो जाता है। तो क्या कुछ इसके लक्षण हैं और कैसे ही अटैक कर देता है? राजेश जी, पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जी। आपने समयानुकूल एक बहुत उचित विषय पर आज ये परिचर्चा या गोष्ठी रखी। मैं समझता हूं कि ये जनहित में और लोगों के सामान्य हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। यदि हम आपने आपके जो प्रश्न है उसके दो अलग अलग उत्तर होते हैं। एक होता है कि हार्ट अटैक क्या होता है, दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट उसे कहा जाता है जब हृदय की धड़कन पूरी तरह बंद हो जाए और बंद होने के कारण हृदय का जो पंप करने का, ब्लड को पंप करने का एक पंप की तरह काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए हृदय जब धड़कता है तभी पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। जब हृदय की गति रुक जाती है तो उससे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब, यदि समय से कार्डियक अरेस्ट रिवाइव मतलब फिर से हार्ट चालू ना हो तो ऐसी स्थिति में कुछ मिनटों के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। इसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। लेकिन हार्ट अटैक की जहाँ तक बात है, हार्ट अटैक उससे मिलता जुलता शब्द है जो कार्डियक अरेस्ट का बड़े कारणों में एक कारण होता है। हार्ट अटैक में यदि किसी के हृदय की खून की धमनियों में अचानक थक्का जम जाए, या उसकी खून की धमनियां सिकुड़ जाए, या उसके किसी अन्य कारण से उसके हृदय की खून की धमनियां हृदय में आवश्यक रूप से पर्याप्त मात्रा में रक्त का संचार नहीं कर पाए, और ऐसी परिस्थिति में यदि हृदय को रक्त के संचार की किसी भी कारण से कमी के कारण ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस हार्ट की जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती हैं, उनमें अचानक ऐसा बदलाव आता है कि उनमें इस्चेमिक चेंजेस आता है। मतलब ऑक्सीजन के अभाव में वो मृत्यु की तरफ जाती है या नुकसान की तरफ जाती है। तो उस परिस्थिति को हार्ट अटैक कहा जाता है। और ये जो हार्ट अटैक होता है, इसके ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सीवेरिटी के हिसाब से अलग अलग दौरे होते हैं।
चूँकि खून में दो बड़ी धमनियाँ होती, एक सीधी और एक उल्टी, और उल्टी धमनी में फिर जैसे ही उल्टी धमनी बाहर निकलती फिर उसमें से दो बड़ी धमनियाँ होती। तो सामान्य तौर पर हृदय का रक्त संचार करने के लिए तीन बड़ी धमनियों पर हृदय आधारित होता है, लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये एंड ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होती, मतलब उसके बाद एक सिरा ऐसा आता है जहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती। तो एंड ब्लड वेसल्स जो होती उसमें यदि किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज आता है तो ऐसे में सर्कुलेशन ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए हृदय में यदि कभी किसी रक्त संचार की कमी और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हृदय की मांसपेशियों को जो नुकसान होता है उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ये दोनों में मूलभूत अंतर होता निश्चित। है। तो आपने ये बताया कि हार्ट अटैक और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट, और दोनों में फ़र्क क्या होता है। लेकिन अभी एक सवाल और लोगों के जहन में है डॉक्टर साहब कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि जो सिचुएशन है एकदम से क्रिएट होती है, पता भी नहीं चल सकता कि भाई कब कार्डियक अरेस्ट जो है वो हावी होने वाला है और कब अटैक करेगा। तो इससे बचने के क्या कुछ उपाय हैं। और सीपीआर की जो हम बात करते हैं, यदि हम मरीज को यदि सीपीआर देते हैं तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कितना प्रभावी साबित होगा सीपीआर से बचाने में। आपके दो प्रश्न हैं, एक इससे बचा कैसे जाए और दूसरा सीपीआर क्या होता है। मैं समझता हूं कि मैं सीपीआर का जवाब देना पहले उचित समझूंगा। सीपीआर का मतलब हमेशा यह रहता है कि जब कभी हृदय गति रुकती है तो ऐसी कंडीशन में हृदय के ऊपर दोनों हाथों को जेंटली रखकर एक फर्म प्रेशर के साथ जहां हृदय का ऐसा स्थान है उस हृदय के स्थान पर ऊपर से लगातार मोटे तौर पर 70 से 90 बार पर प्रति मिनट उसको दबाव, समानांतर दबाव दिया जाए, सिमेट्रिकल दबाव दिया है। ऐसा नहीं कि कुछ हमने बहुत तेज़ी से कर दिया फिर धीरे कर दिया, फिर तेज़ी से कर दिया फिर धीरे कर दिया, और ऐसा उसमें दबाव रहे कि पसलियाँ ना टूटे, लेकिन हृदय को जो भी हम प्रेशर डाल रहे हैं उससे एक मैकेनिकल प्रेशर उस पर हो, ताकि कभी कभार क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में हृदय की धड़कन फिर से लौट आती है, इससे सीपीआर कहते हैं। अब मामला आता है कि इन परिस्थितियों से हार्ट अटैक से बचा कैसे जाए। प्रश्न छोटा है लेकिन इसका उत्तर लंबा है, और उत्तर लंबा होने के साथ साथ इसके बचने के तरीके भी बहुत लंबे समय, पूरे जीवन काल का निचोड़ निकाल लीजिए। यदि हमारी दिनचर्या आज ठीक नहीं है, यदि हमारा खान पान ठीक नहीं है, यदि हमारा सोने उठने बैठने का समय ठीक नहीं है, यदि हमारा कारोबार व्यवहार ठीक नहीं है, यदि हमारे शरीर में तनाव या हमारे शरीर में इस तरह की शिथिलता के दौर बार बार पड़ते रहते हैं, तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से हृदय दौरा, हार्ट अटैक पड़ता है। तो हृदय के मतलब हार्ट अटैक के कारणों की यदि विश्लेषण करें तो इसमें ऐसा कोई ये कारण नहीं है जिसे हम तुरंत बंद करके तुरंत परिणाम पा सकें। हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हम किस तरह का कारोबार करते हैं, हम किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा खान पान कैसा है, हमारा उठना सोना बैठना कैसा है, हम धूम्रपान का सेवन तो नहीं करते, हम शराब के आदी तो नहीं हैं, या फिर हम हमारे शरीर का अनुचित उपयोग तो नहीं करते, या ऐसा कोई व्यापार कारोबार परिवार या संस्कार ऐसा कोई तो नहीं है जिसकी वजह से हम तनाव में रहते हैं। साथ ही कई बार हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या जिस रोगी को हार्ट अटैक हुआ उसके परिवार में वंशानुगत हृदय की बीमारियों का सिलसिला जारी है। यदि पिता माता में किसी एक को हार्ट अटैक हुआ हो तो बच्चों में 50% चांसेस रहते हैं, लेकिन पिता माता दोनों को यदि हृदय रोग हो तो बच्चों में 100% चांसेस रहते हैं। तो हमें पारिवारिक पृष्ठभूमि देखना पड़ेगी, हमें उनका खान पान देखना पड़ेगा, हमें उनकी दिनचर्या देखनी पड़ेगी, हमें उनका रहन सहन देखना पड़ेगा, हमें उनका व्यवहार देखना पड़ेगा, हमें उनके सोने उठने बैठने की सारी गतिविधियां देखना पड़ेगी, कारोबार, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सारे फैक्टर्स को यदि हम एक बार एक मत से देखें तो मैं आपको एक सरल सा उदाहरण दे रहा हूँ कि एक साइकिल के पहिए में जैसे अनेकों ताड़ियाँ होती हैं और सारी ताड़ियों का सही होना बहुत ज़रूरी होता है, मोटरसाइकिल में भी होता है, स्पोक्स जो होती, तो सारी ताड़ियाँ यदि सही नहीं होगी तो पहिया सही नहीं चलेगा। ऐसे ही ज़िंदगी का पहिया है, यदि ज़िंदगी में ये जो मैंने जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया ये सारी ताड़ियाँ तनी हुई सुरक्षित और अनुशासित नहीं होंगी तो आप मान के चलिए कि आप खुद का प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा नुकसान कर रहे हैं और हृदय रोग की तरफ बढ़ते बढ़ते पहले आपको ब्लड प्रेशर होगा और बाकी अन्य चीज़ें होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि हार्ट अटैक होगा। और यदि आपको सीवियर हार्ट अटैक हुआ तो स्वाभाविक रूप से कार्डियक अरेस्ट होता ही है जब हार्ट अटैक बहुत तगड़ा होता है या दूसरी या तीसरी बार होता है। निश्चित तौर पर तो फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी आपने जिक्र किया और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हमारे दर्शकों को आपने बताए भी हैं कैसे इससे बचाव किया जा सकता है।
एक अनुशासन, नियमित दिनचर्या। लेकिन इस बार जब हम देखते हैं, कई बार डॉक्टर साहब ये भी देख रहे हैं कि लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ का आपने जिक्र किया, जिम जाते हैं, जिम में वर्कआउट करने के दौरान या फिर डांस परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखिए हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में भी अचानक कार्डियक अरेस्ट का आ जाना, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता देखिए, दो अलग अलग प्रश्न हैं यहाँ पर। एक डांस या कोई कार्यक्रम में हमें सम्मिलित है, या एक दूसरा जिम। जिम में हार्ट अटैक की इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति जिम जाने की शुरुआत करता है तो ये मान के चलिए कि जिम के लिए उसको मोटिवेशन सिर्फ उसकी बिगड़ी हुई सेहत अक्सर देखी जाती है। बिगड़ी हुई सेहत, बिगड़ा हुआ खान पान देखा जाता है, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब लोग जिम की शुरुआत करते हैं तो 70-80% लोग वो रहते हैं जो अपने शरीर में मोटापा लिए होते हैं। जब कभी वो जिम जाते हैं तो अप्राकृतिक तरीके से, गैर वैज्ञानिक तरीके से, अवैज्ञानिक तरीके से वो जाकर जिम में ऐसे शुरू होते हैं कि उनको ये लगता है कि 4 दिन में वो पूरी अपनी काया बदल देंगे और 4 दिन में वो स्वस्थ होकर खड़े हो जाएंगे, और 5वें दिन वो कहीं पर भी शहर में या चौराहे पर या व्यापार में या कारोबार में या कार्यालय में खड़े होकर ये बताएंगे कि देखिए मैं जिम करता हूँ, मेरी बॉडी फिट है। मैं मानता हूँ कि जो हिट होता है, जो फिट होता है, वही हिट होता है। लेकिन जिम में भी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसके पहले आप चिकित्सीय परीक्षण जरूर करवाइए। आपका वजन नापिए और आप ये देखिए आपका बीएमआई क्या है, आपका कितने प्रतिशत वजन ज़्यादा है। सामान्य तौर पर 40%, 30%, 20% इतना वजन ज़्यादा ही रहता है, और कभी कभार लोगों का 60% वजन ज़्यादा रहता है। तो जितने ज़्यादा प्रतिशत आपका वजन है, मतलब जितना मोटापा है, उतना आपको शुरू में सावधानी रखना है, और प्राकृतिक तरीके से चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद किस सीमा में, किस तरीके से, उत्तरोत्तर कितने सुधार के साथ या कितनी ज़्यादा रिपीटेशन के साथ हम अपनी जिम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, इसकी एक योजनाबद्ध आपकी एक लिखित दस्तावेज बनना चाहिए। उसके बाद आपको जिम शुरू करना चाहिए। वरना यदि आपने तुरंत जाने के तुरंत बाद ही बहुत हेवी जिमिंग शुरू कर दी तो आपको मुसीबत, आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, सबसे बड़ा एक चीज़ और होती है कि अक्सर लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं तो वो एक तरह से देखा जाए तो ट्रेंड ट्रेनर नहीं लेते हैं, कोई कोच नहीं लेते हैं। सामान्य तौर पर जब आप जिम ज्वाइन करते हैं और यदि आपको सेहत को लेकर आप जिम जा रहे हैं, देखिए जिम जाने के 2 कारण होते हैं। एक तो हमारी फिजिक को और बेटर करना, एक सेहत को लेकर। यदि आप सेहत को लेकर जिम जा रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, पहले चिकित्सीय परामर्श लें और उसके बाद सर्टिफाइड ट्रेनर से कम 1-2 महीने ट्रेनिंग लें, और उसके बाद उस मुट्ठी भर पैसे को ना देखें। उसके बाद खुद उन सब चीज़ों को सीख कर उनकी सीमाओं को और सीमाओं के साथ साथ लगने वाली लगाम को और आने वाले मुकाम की एक निश्चित वो योजना बनाने के बाद आप काम करें। मैं भी बड़ा शौकीन हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग 3-4 दिन जिम जाते हैं, फिर कई दिन नहीं आते, फिर 2-4 दिन जिम जाते हैं, फिर कई दिन नहीं आते। ये अनियमित जिमिंग, इर्रेगुलर जिमिंग बहुत खतरनाक होती है। तो एक आपका प्रश्न तो जिम से संबंधित हो गया। अब दूसरा मामला आता है कि डांस करते टाइम या परफॉर्म करते टाइम कई बार आपको हार्ट अटैक होता है। लोगों को हार्ट अटैक में हम मृत्यु होते देखते हैं। डांस से हार्ट अटैक होने के बाद गिरकर मृत्यु के मैं कई प्रकरण देख चुका हूँ। राजेश जी, आप भी कई प्रकरण देख चुके होंगे, और हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जो इस वक्त हमसे कनेक्टेड हैं वो भी ऐसे कई प्रकरण देख चुके होंगे। लेकिन हम देखते हैं, अफसोस करते हैं, उससे सबक नहीं लेते। हमें ये क्यों हुआ, उसके कारण पर जाना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए, और उस सबक को हमको अपना मुकाम और हमको अपना उससे दिनचर्या है, हमको हमारे लिए उस चीज़ को एक तरह से मानना चाहिए कि दूसरों के नुकसान से हम कैसे अपना नुकसान बचा सकें, देखकर कैसे बचा सकें, उस पर जाना चाहिए। सामान्य तौर पर जब भी कोई परफॉर्म करता है तो इमोशनली वो बहुत एक्साइटेड होता है। इमोशनल एक्साइटमेंट में उसकी हृदय गति बहुत बढ़ती है। हृदय गति बढ़ने के साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप भी बढ़ता है। और ऐसी कंडीशन में यदि वो पहले से ही हृदय रोगी है, या उसका हार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट है, या उसको ब्लड वेसल्स की कोई बीमारी है, या उसको पारिवारिक वंशानुगत किसी प्रकार का इस तरह का इतिहास है कि उसके परिवार में माता पिता को, नाना नानी को, दादा दादी को, किसी को भी दिल के दौरे का इतिहास रहा हो, तो ऐसे लोगों को इस तरह की परिस्थितियाँ अचानक निर्मित होती है। और ऐसा देखा गया है कि कई बार बिना तकलीफ के, या कई बार बहुत थोड़ी सी तकलीफ के, सीने का दर्द हुआ, सीना पकड़ के बैठते हैं, लेट जाते हैं, उसके बाद लुढ़क जाते हैं, और उसके बाद वो कहीं और निकल जाते हैं जहाँ से उनको वापस लाया ही नहीं जा सकता। तो जब भी हम कोई परफॉर्मेंस करें, डांस करें, तो पहले ये देखें कि हमारा मनस्थिति, हमारी मानसिकता ठंडी हो। दूसरा, नशा ना हो। तीसरा, हमें हमारी शारीरिक सीमाओं का ज्ञान हो। चौथा, हम हमारी उम्र का एहसास करके काम करें।
पांचवा, जब कभी इस तरह की परिस्थितियां हो तो बीच में विराम जरूर लें। छठवां, यदि आपने पानी पर्याप्त मात्रा में पिया है तो आपके इस मान के चले कि कहीं ना कहीं सरलता और तरलता, जीवन में सरलता और शरीर में तरलता बहुत ज़रूरी होती है, तो सरलता और तरलता का ध्यान रखें। यदि ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखा तो परफॉर्मेंस के टाइम, चाहे आप गा रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो या स्टेज प्रोग्राम दे रहे हो, उस वक्त यदि आपने ठंडा ठंडा कूल कूल रखा और अपनी सीमाओं को समझा और आपकी शारीरिक क्षमता को समझकर आपने परफॉर्म करने के यदि प्रयास किया तो कुछ नहीं होगा। वरना आप यदि अति उत्साही ढंग से अपनी सीमाओं को पार करके शारीरिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम के साथ साथ किसी भी प्रकार के उद्घोष में लगे, गाने में लगे, डांस में लगे, उस वक्त तो लोगों को दिखाने के लिए आप डांस कर लेंगे, लेकिन ये डांस आपके लिए या तो खुद मुसीबत, फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान भी सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत यहाँ पर हो जाती है। एक और सवाल ये है डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना आया और कोरोना के आने के बाद कार्डियक अरेस्ट के जो मामले लगातार बढ़ते गए, इसके पीछे की दो वजह मानी जा रही, एक कोरोना और दूसरा ये भी कि कोरोना की वैक्सीन कहीं ना कहीं। मृत्यु को देखें तो 10 लाख में 13 मृत्यु, मतलब 0.00013% मृत्यु कोरोना वैक्सीन से पाई गई। जबकि जो फ्रैंक कोरोना के पेशेंट्स उस वक्त अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे, एक दौर ऐसा आया था कि 22 से लेकर 23% मरीजों की मृत्यु हो रही थी। तो कहाँ 22 से लेकर 23% मृत्यु कोरोना से और कहाँ उसकी सुरक्षा करने वाले वैक्सीन से मृत्यु 0.00013, नॉमिनल, नेग्लिजिबल। इससे ज़्यादा तो हम पिज्ज़ा खाकर मर जाते हैं, टॉक्सिक फूड खाकर मर जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाकर मर जाते हैं, ओवर ईटिंग करके मर जाते हैं, या शरीर में कई बार सड़क पर असावधानी के कारण दुर्घटना मर जाते हैं। लेकिन हम उसको दोष दे रहे हैं जिसको जो हमें दोष नहीं देना चाहिए, प्रासंगिक नहीं। दूसरा, यदि कोविड की बात करें तो कोविड के बाद लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता, सर्वांगीण जागरूकता आई। जितनी जागरूकता सेहत को लेकर मैंने कोविड के बाद देखी राजेश जी, उतनी जागरूकता मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। तो लोग जागरूक हुए और जागरूक होने के बाद जो उनको जिस चीज़ का, जिस घटना का उनके दिमाग में भय था, उस भय वाली घटना से ही सबसे पहले जुड़ेंगे। जैसे आपको कोई यदि बोल दे कि आप घर में जा रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले भूत देखा था, आप उस दिन कम से कम 2-4 घंटे लाइट बंद करके नहीं सोएंगे, और सोएंगे तो अंधेरे में नहीं सोएंगे, थोड़ी बहुत लाइट जलाएंगे। तो जो सबसे बड़ा भय का कारण है हम उससे जोड़ते हैं। तो मैं इसमें ये मानता हूँ कि किसी हद तक है, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल है कि उसको नज़रअंदाज किया जाना ही समाज हित में, हमारे हित में, परिवार के हित में और सबके हित में होगा। एक दूसरा, उसके बाद हमारी जो जागरूकता हुई, जागरूकता के कारण हम हर छोटी छोटी चीज़ के प्रति सतर्क हुए और सेहत के प्रति सतर्क हुए। लेकिन जागरूकता के कारण, जागरूकता का खटका, जागरूकता का स्विच कोरोना था तो हम खटके से, स्विच से जोड़ रहे हैं, गलत है। और तीसरा, यदि हम बाकी चीज़ें देखें कि उस वक्त की मृत्यु और उसका प्रतिशत तो न्यूनतम है, हमें ये भ्रम, ये भय, ये भ्रांति लोगों से निकालना पड़ेगी कि कोरोना वैक्सीन खराब था और कोरोना वैक्सीन हमारे लिए घातक है। तो किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोरोना वैक्सीन के। और जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमारे साथ फिजिशियन, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर JP देव पालीवाल जी यहाँ पर जुड़े। उन्होंने हर एक पहलू पर अपनी बात रखी और हमारे दर्शकों को ये भी बतलाया कि पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, कैसे बचने की ज़रूरत है, कुछ सावधानियों की ज़रूरत है जिससे बचा जा सकता है। और जब कहा जाता है कि पहला धन निरोगी काया, और जिस तरह से एक बहुत ही बढ़िया पंच डॉक्टर साहब ने दिया कि शरीर में तरलता और क्या था सर, सरलता, हाँ, और जीवन में सरलता, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।